नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में। आइए आज हम चर्चा करते हैं आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा निकाली गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 के विज्ञापन पर। सामान्य तौर पर इसे पेट के नाम से जाना जाता है और इसके लिए आज विज्ञापन जारी हो चुका है। आइए जानते हैं इसके विज्ञापन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज है 2 मई 2025। आवेदन शुरू करने की प्रारंभिक तिथि, पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है 14 मई 2025, अर्थात 14 मई 2025 से फॉर्म भरने का कार्य शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन उस दिन से शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि है, सबमिट करने की अंतिम तिथि है 17 जून 2025। मतलब आपको 1 महीने 3 दिन का समय मिलेगा, एक अच्छा खासा समय मिलेगा आपको इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24 जून 2025 है। अब इसने अलग से 1 हफ्ते का समय क्यों दिया है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये विशेष कथन में कह रहा है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून 2025 ही है। इसके बाद कोई आवेदन और शुल्क स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा किए गए शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर जाता। अर्थात जब तक जिस बैंक से आपने फीस जमा की हुई है, जब तक वो नहीं एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ इन्होंने फीस जमा की हुई है, तब तक आप सबमिटेड फॉर्म का प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। ये देखिए, जमा शुल्क 17/6/2025 या उसके पश्चात विलंबतम 7 दिन के अंदर आपको जमा कर देना है। उसके बाद ही आप उसको प्रिंट निकाल पाएंगे। अनिवार्य रूप से आप उसके शामिल कीजिए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि करेक्शन की जरूरत है, फॉर्म भरते समय कोई चीज गलत उसमें जानकारी हमने दे दी है, हमारी तरफ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गई है, तो आप उसको संशोधित भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 24 जून 2025 तक का समय मिलेगा। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन ये होगा। इसके तहत ये देखिए, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का सब इनका पूरा निर्देश है। अपना समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु ये परीक्षा आयोजित की जाती है। अब जितने भी समूह ग के पदों पर नियुक्ति होगी उसमें यूपी पेट को मांगा जाता है कि उसका माना जाता है कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप पेट पास हैं तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी चीज का जिक्र कर रहा है कि यूपी SSSC की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। एक पेट हो जाएगी और उसके बाद उस विभाग के लिए जो मेंस होगा वो होगा। पहले किसी विभाग की भर्ती निकलती थी तो उसमें प्री मेन 2 होता था, अब प्री सबके लिए कॉमन हो गया है और मेंस उसका जब विभाग कोई भर्ती निकालेगा उसके अकॉर्डिंग होता है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पेट 2025 की आधिकारिक वेबसाइट upSSC.gov.in पर आप ऑनलाइन कर देंगे। इसके अलावा कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अर्हता देखिए क्या है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों की नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल किया जाना अनिवार्य है। ये इनकी बात है, अपनी बताए हैं ये। और ये दिनांक पूरा अपना इनका 28 अप्रैल 2025 के समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। साल भर में एक बार पेट का आयोजन होगा और परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। पहले 1 वर्ष हुआ, फिर 2 हुआ, एक नया आदेश आया है 28 अप्रैल 2025 को। उसके अकॉर्डिंग अब पेट की वैलिडिटी, पेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 वर्ष की होगी। आपके पास अगर पेट सर्टिफिकेट है, अगर आपने पेट क्वालिफाई किया है तो अगले 3 वर्षों में यूपी SSSC के अंतर्गत निकलने वाले फॉर्म आप भर सकते हैं। किसी विज्ञापन के आयोजन के समय 1 से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपने 1 से अधिक बार पेट क्वालिफाई किया है तो जिसमें आपका सबसे अधिक नंबर होगा उसी को आपका पेट वाला अंक मान लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर
आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। ये नहीं जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी में 84 पाए हैं, किसी में 89, किसी में 92 पाए हैं, किसी में 96 पाए हैं, तो जो 96 नंबर वाला आपका सर्टिफिकेट होगा वही इसमें आपका मान लिया जाएगा। आगे देखिए विज्ञापन में क्या है, ये देखिए ये जो विज्ञापन है ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन के विचार हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आज आपने पेट क्वालिफाई कर लिया, कल किसी विभाग की भर्ती निकली, आप कह दिए हम तो पेट क्वालिफाई, हमें जो है नौकरी दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, केवल प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। देखिए कौन कौन से पदों का इसमें विवरण होता है। इसमें शामिल हैं इस अधिनियम के उपलब्ध में समूह खा के निम्न समूह गा, समूह खा से निम्न समूह गा कि ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत सचिवालय के पद भी आते हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे। मुख्यतः ये समूह गा के पद पर ही लागू हो रहा है। और राज्य सरकार सूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या जोड़ सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी पद को यूपी ट्रिपल एससी से हटा सकती है या किसी पद को यूपी ट्रिपल एससी में जोड़ सकती है, राज्य सरकार के अधीन है। ये इनका पूरा वो दिया हुआ है कि जब इससे जो सैलरी है वो वेतन बैंड 1 रुपए 5200 से 20,200 1900 ग्रेड पे या इससे अधिक, लेकिन वेतन बैंड 2 रुपए 9300 से 34,800 ग्रेड पे 4600, ये 6वें वेतन आयोग के पीए मैट्रिक्स के अनुसार दिया गया है। इसमें इससे कम होगा, इसी के बीच में होगा, अर्थात 1900 ग्रेड पे से 4600, 1900 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे तक की नियुक्तियां इसमें की जाएंगी। और देखिए इसमें वही दिया है कि अगर कई वो होता है तो आपको जो नॉर्मलाइज अधिकतम अंक होगा वही मान लिया जाएगा। आवेदन की जो आपको वेबसाइट है वो UP-SSC.gov.in है, इसी के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए केवल एक आवेदन करना होगा, ये नहीं कि आप अलग अलग कई बार आवेदन करते जाएं, आवेदन की संख्या बढ़ाते जाएं, केवल एक बार आपको आवेदन करना है। अभ्यर्थी का पंजीकरण होगा, 5 भागों में विभक्त किया गया है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किया जाएगा, फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाएगा, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। जब फीस का भुगतान हो जाएगा, बैंक एक्सेप्ट कर लेगा, उसके तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपकी फीस जमा हो जाएगी, तब इसके आगे का फॉर्म आप भर पाएंगे और उसके बाद ही आप उसका प्रिंट आउट निकाल पाएंगे, जो आपका इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। आप फॉर्म का प्रिंट आउट तब आप ले सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही दिन में पूरा पूर्ण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 24 घंटे के बाद था, इसके बाद भी वो कंफर्मेशन देगा तब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में पूरा हो सकता है। शैक्षिक योग्यता के लिए देखिए आयु सीमा, देखिए आयु सीमा इसमें कहा गया है कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र है तो आप UP-SSC द्वारा आयोजित पेट 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। यदि अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी प्रावधानों, किसी सेवा नियमावली या शासनादेश या माननीय न्यायालय के आदेश पर आयु सीमा में अतिरिक्त शिथिलता का दावा करते हैं तो उनके द्वारा सुसंगत अभिलेखों के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा। मतलब ये वो बातें ये कह रहे हैं कि जैसे जो रिजर्वेशन जहां लागू होता है वहां जो जिस कैटेगरी में है, जिसको 3 साल की छूट मिलती है, इसको 5 साल की छूट मिलती है, वो इसमें छूट मिलेगी। अगर जैसे ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है तो ओबीसी के लिए ये जो एज का क्राइटेरिया है वो 43 वर्ष हो जाएगा, और अगर SC ST हैं तो उनके लिए ये 45 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलती है, यह तब लागू हो जाएगा उनके लिए। आगे देखते हैं इनका अभ्यर्थी पंजीकरण में। देखिए अभ्यर्थी द्वारा अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं, नाम, पिता, पद का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने का संबंधी विवरण अर्थात निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी, जनतेश, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, शैक्षिक योग्यता 1 या 1 से अधिक जो भी हो, आप उसका विवरण इसमें दे सकते हैं। प्रासंगिक सूचनाएं सही भरा जाना है। अगर मान लीजिए रोल नंबर मांग रहा है तो रोल नंबर देख लीजिए कि डिजिट उससे सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि बाद में करेक्शन का तो मौका लगेगा, लेकिन क्या करने की जरूरत है, करेक्शन बाद में। अगर हम एक ही बार में सही सबमिट कर दे तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, 2022, 2023 में आवेदन किया गया था और वे उक्त परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में
पंजीकरण कर सकते हैं, वो उनके पुराने कैंडिडेट हैं, इसलिए उनको ये छूट दी गई है कि वो पुराने रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी पेट 2025 के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, 22, 23 3 बार पहले हो चुकी है, 24 में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, 2025 में एक बार फिर से हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पंजीकरण किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा पेट 2021, 22, 23 में भरी गई समस्त प्रारंभिक सूचनाएं आवेदन पत्र में स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे ही आप डालेंगे 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उस समय जो आपने जानकारी दी रही होगी वो पूरा सिस्टम पर खुल के आ जाएगा। आपको केवल थोड़ा बहुत करेक्शन करना होगा, बाकी वही भर देना होगा। उसमें आपको पुनः ही पूरी सूचनाएं दर्ज नहीं करनी पड़ेंगी। क्या करना होगा, केवल अभ्यर्थियों को अपना रंगीन फोटोग्राफ जो 6 माह से अधिक पुराने ना हो, कई लोग तो 3-3, 4-4 साल का फोटो रखे रहते हैं, कहते हैं स्कैन ही तो करना है, कौन सा जमा होना है, उसी से काम चलाते हैं। तो ऐसा कुछ ना कीजिए, फोटो आपका 6 माह से अधिक पुराना ना हो। नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज के नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड वहां आएगा, वहां आप वेरिफिकेशन कोड भर के सबमिट बटन क्लिक कर दीजिएगा। इंटर वेरिफिकेशन कोड मतलब कैप्चा आएगा, आप कैप्चा भरेंगे, कैप्चा के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरा पेज खुलेगा जिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें आपका 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण प्रदर्शित होगा। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 11 अंकों का होगा। इसकी आप एक प्रिंट निकाल लीजिए, इसका एक फोटोकॉपी आप निकाल लीजिए, जिसका उपयोग आप आगे करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ चुका रहेगा। अगर मिस कर दिए तो आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और दिक्कत खड़ी होगी। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट ना कर सके तो ऑनलाइन आवेदन करने सबमिट करने की अंतिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट पर एप्लीकेंट सेगमेंट में नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप विकल्प भरकर रजिस्ट्रेशन की स्लिप प्राप्त कर सकते हैं। ये तब की स्थिति है जब मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन की स्लिप नहीं निकाली है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं याद है, तब आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर नो योर स्टेटस के अंतर्गत आप दोबारा कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देकर और एक बार फिर से डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप को निकाल सकते हैं। फोटो व हस्ताक्षर के लिए देखिए क्या कहा गया है कि छवि रंगीन फोटोग्राफ होगा। सबसे पहली बात, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, एडिटेड फोटो नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम वाला। ठुड्डी के से शिखर तक साफ दिखता हो, यहां से यहां तक ये साफ दिखता हो। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखते हैं, मतलब इसी सीधे खड़े होकर अभिमुख में फोटो खिंचाई गई है, वैसे तिरछे करके नहीं, यही बताया है। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, काला चश्मा ना हो। देखिए शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, रंग बिरंगे चश्मे होंगे तो आंख दिखाई नहीं पड़ेगी, ऐसा चश्मा हो शीशे उसके पारदर्शी हो जिसमें आपकी आंख दिखाई पड़े। कैमरे पर नजर सीधी हो, अभिव्यक्ति तटस्थ हो, मतलब आंखें आपकी खुली हो, मुंह आपका बंद हो। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। जो आपके पीछे का पर्दा लगा हो या जो दीवार हो जहां भी आप फोटो खिंचा रहे हैं वो कैसा हो, या तो उसका रंग सफेद हो या हल्के ग्रे रंग का वो आपकी पृष्ठभूमि हो, पीछे की वो हो। फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए और फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, मतलब आपका फोटो 6 महीने से अधिक पुराना ना हो। ये सब सभी भर्तियों में आमतौर पर जानकारी ऐसे ही दी जाती है, नियम होते हैं, आपको इनका पालन करना होता है। और फोटोग्राफ प्रयुक्त निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी फाइल 50 KB से कम और 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये फोटो आपका जेपीजी इसमें आप अपलोड कर सकते हैं। सब जब आप फॉर्म भरेंगे तो जहां से आप फॉर्म भरेंगे वो अगर आप कैफे से भरवा रहे हैं तो वो सेट कर देगा, और अगर आप खुद भर रहे हैं तो आप सब इतने सक्षम हैं कि इसके अकॉर्डिंग अपनी फोटो को आप करेक्ट कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है आपका साइन हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में ये भी 3.5 चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा से के अनुरूप होना चाहिए। ये भी जेपीजी में होना चाहिए और 30 KB से कम और 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका हस्ताक्षर हो उसका जो आप प्रिंट फोटो बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, वो 30 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। ये नहीं बड़े बड़े लेटर वाला लिखते चले जाइए, आपको पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद आप स्मॉल मतलब स्क्रिबल फॉर्म में, घसीटते फॉर्म में आप अपना सिग्नेचर करेंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं के हस्ताक्षरित हस्तलिपि में अभ्यर्थी में अपना नाम, हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे।
6 माह से पूर्व का फोटोग्राफ, आसपास फोटोग्राफ, त्रुटिपूर्ण फोटोग्राफ, गलत फोटोग्राफ, हस्ताक्षर की फाइल अपलोड करने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। अगर 6 माह से पुराना फोटोग्राफ लगाए हैं या फोटोग्राफ सही नहीं है, अस्पष्ट है, तब आपका आवेदन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इतना करने के बाद अभ्यर्थी हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अगले पेज पर चले जाएंगे। फॉर्म का शेष विवरण तब भरा जाएगा जब, देखिए इसके बारे में कहा गया है, अब यहाँ आप अपना स्थायी पता, पत्र व्यवहार इत्यादि भरेंगे, जब सबमिट हो जाएगा अगले पेज पर, और एक आप घोषणा करेंगे कि वेब पेज के पिछले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने घोषणा का प्रारूप होगा, प्रदर्शित होगा, उसमें आएगा, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें आप सहमति अपनी जताएंगे, आप कहेंगे कि हाँ यस मैं इस प्रक्रिया में शामिल हो रहा हूं, इसकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। जब आप यस करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेगा। अगर आप कह दिए कि नहीं हम राजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। आपने यस किया है, आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत आवेदन के समय अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों का प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जानकारी हमने दी है। अगर वहीं कोई करेक्शन करना है तो बैक बटन दबाकर फिर से आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है, सही है, तो आप फिर से एक बार सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अब देखिए, सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपनी आरक्षण श्रेणी को सावधानी पूर्वक सही भरें। ओबीसी वाले ओबीसी वाला भरें, एससी एसटी वाला एससी एसटी का भरें। कभी कभी गलती हो जाती है, ओबीसी वाले एससी कैटेगरी भर देते हैं, एससी वाले ओबीसी भर देते हैं, इससे दिक्कत हो जाती है। बाद में कोर्ट तक जाना पड़ता है, मामले कई बार कोर्ट तक गए हैं, वहां से हल हुए हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही परीक्षा शुल्क भी जमा करना है। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परीक्षा शुल्क में अंतर है। एससी एसटी की फीस अलग है और सामान्य और ओबीसी की फीस अलग है। जहां आप जैसे विकल्प सेलेक्ट किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस भी जमा करनी है। आरक्षण देखिए, आरक्षण श्रेणी गलत भरी जाती है तो अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही नहीं हो सकता कि आपने फॉर्म तो भरा है जनरल कैटेगरी से और कह दीजिए फीस हम एससी वाली जमा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, आपका आवेदन वहीं निरस्त हो जाएगा आपका। ये सब बातें आप ध्यान में रखिए। अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करने के पूर्व अपनी श्रेणी में बदलाव अभ्यर्थी कर सकता है। अब जब इतना सबमिट कर दिया तो आपको फिर फीस जमा करनी हुई। शुल्क का भुगतान एवं समायोजन तथा आवेदन पत्र सबमिट करना। फिर कैसे भुगतान होगा? फीस का भुगतान ई चालान के माध्यम से होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई के ई चालान, एसबीआई के ई चालान से जमा होगा। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं होगा। जब आप भुगतान कर देंगे उसके बाद आपका भरा हुआ आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। आप इसको आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं। यह इसमें साफ बात है। यदि शुल्क सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है, आपने फीस जमा कर दी, सफलतापूर्वक भुगतान भी हो गया, लेकिन आप उसका प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, आवेदन पत्र आपका प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सकता है। मतलब बैंक ने अभी डिक्लेरेशन नहीं किया है कि आपका फीस, आपका परीक्षा शुल्क जमा हो गया है। एक उक्त स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा अर्हता परीक्षा पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत विकल्प अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर लॉगिन करेंगे और वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी का बटन दबाकर आप वहां से एक बार फिर से उसको आप आवेदन पत्र को सबमिट कर सकते हैं। वहां पर आप उसको डाउनलोड करेंगे और प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने जो फीस का भुगतान किया है वो असफल हो गया, असफल होने पर आप आवेदन पत्र में पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट प्रदर्शित होगी। इससे आपको पता लगेगा आपकी क्यों असफल हो गई है। फिर आप आयोग की वेबसाइट होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट, जो एक जरूरी सेगमेंट है, ये अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है, अभ्यर्थियों से जुड़ी सारी जानकारी एप्लीकेंट सेगमेंट पर आएगी। वहां आप जाकर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर आप जाएंगे और पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे, वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग करेंगे। तब आपको आयोग की वेबसाइट पर एप्लीकेंट सेगमेंट के फिर से उसी कॉलम में अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फिर से आपको एक बार भुगतान करने का अवसर मिलेगा। अगर आपने भुगतान वहां से कर दिया, आपका आवेदन पत्र प्रदर्शित होने लगा, आप उसका डाउनलोड कर लीजिए आवेदन पत्र को और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करते हुए अभ्यर्थी को एसबीआई का ई चालान डाउनलोड करना होगा। एसबीआई की किसी ब्रांच में जाकर
वो शुल्क जमा करना होगा। जमा करने के बाद वही एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड में जाकर आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालनी होगी और वहां से आप जब भर देंगे तो आपको आवेदन पत्र का डिस्क्रिप्शन का पेज ओपन हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि पेट 2025 के आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, अंतिम तिथि 17 जून 2025 है। तब तक अथवा उसके एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। एक सप्ताह बीतने के बाद ऐसा कुछ हो पाना संभव नहीं है, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे एक सप्ताह के भीतर। इसीलिए कह रहा है कि सफलतम भुगतान जल्द से जल्द ही आप कर लीजिए। आप क्यों इंतजार करें 17 जून के बाद 24 जून के उस पीरियड का, आप पहले उसको कर लीजिए। ये जरूरी थोड़ा ही नहीं आप उसको स्लॉग ओवरों में खेलने जाएं। स्लॉग ओवर के पहले ही कोशिश कीजिए, जो शुरुआत के ओवर होते हैं उसी में आप इस समस्या को हल कर लीजिए। समस्या को हल करने आप फॉर्म अच्छी तरीके से सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुट जाइए। यदि किसी तकनीकी समस्या किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पा रहा है तो वह शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के होम पेज एप्लीकेंट सेगमेंट में अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर पेट 2025 के रजिस्ट्रेशन का नंबर का प्रयोग करते हुए वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहां से आपको वो पूरा भुगतान कर पाएंगे एप्लीकेशन फी डिपोजिशन के अंतर्गत। आप उसका एक प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे और ना ही आप उसका प्रिंट निकाल पाएंगे, इसलिए उसके पहले ही आप ये सब काम कर लीजिए। आइए देखते हैं फीस कितनी पड़ेगी। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए और ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 160 रुपए है। प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन में 25-25 रुपए लगेगा, अर्थात जनरल और ओबीसी के लिए जो शुल्क है पूरा वो है 185 रुपए। जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 70 रुपए है। 25 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क पड़ेगा उनके लिए। आवेदन का शुल्क 95 रुपए है। जबकि दिव्यांग जनों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, केवल 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस है। उनका जो कुल आवेदन शुल्क होगा वो होगा 25 रुपए। यहाँ पर एक देख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अर्थात जो आपका यहाँ रिजर्वेशन लागू होगा वो केवल वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्कृष्ट खिलाड़ी या महिला अभ्यर्थी हैं तो आप जिस वर्ग में आ रहे हैं इन चारों के बीच में, इसी के अनुसार आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी। इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को निर्धारित किया है निर्धारित तिथि के तक आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर नो योर स्टेटस के अंतर्गत प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर जाकर आवेदन का प्रिंट आप अवश्य प्राप्त कर लें। इसके बाद कुछ आपको प्रिंट नहीं करने को मिलेगा अगर डेट निकल गई तो, क्योंकि डेट निकलने के बाद आपको कुछ नहीं करने पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अंतिम तिथि के पहले ही पूरा काम कंप्लीट करके फीस जमा करके उसका आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिए, जो आगे काम आएगा। अगर कोई संशोधन आपको करना है तो यह संशोधन 17 से 24 के बीच में भी हो सकता है। उसके लिए आप होम पेज के मॉडिफाइड सबमिटेड एप्लीकेशन ऑप्शन पर जाएंगे। वहां पर आपने मोबाइल नंबर या ईमेल लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप उसमें सबमिट करेंगे। फिर जब आप सबमिट करेंगे तो आप उसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर या ईमेल पर किसी प्रकार संशोधन की अनुमति नहीं होगी, परंतु अपने आवेदन पत्र में किसी भी अन्य विवरण में संशोधन कर सकता है। कौन किसमें नहीं होगी? मोबाइल नंबर को नहीं चेंज किया सकता और ईमेल को नहीं चेंज किया सकता, बाकी में संशोधन की अनुमति मिल जाएगी। संशोधन की लास्ट डेट 24 जून 2025 है, ये दिया हुआ है। आप इसकी फिक्र ना कीजिए, इसके पहले ही अपने कार्य को संपादित कीजिए। इसके बाद कोई संशोधन संभव नहीं है। उसके बाद कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रत्यावेदन संभव नहीं है। बात को फिक्र कह रहा है, आयोग बार बार इस बात को कह रहा है कि आप इस डेट तक कर सकते हैं, लेकिन इस डेट का इंतजार क्यों किया जाए, इसके पहले ही अपना कार्य पूरा कर लिया जाए। आइए इसके सच्ची का अर्हता देखते हैं। पेट 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल हैं या उसके समकक्ष कोई अर्हता रखते हैं तो आप पेट 2025 के एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं।
अब ऐसे देखिए, ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर आज की डेट में मान लिया जाए तो आज की डेट में यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया है और आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया है, ये दोनों इसमें सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट करने जा रहे हैं, सीबीएसई का रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, मतलब जो 2025 में हाई स्कूल के अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप हाई स्कूल पास में फॉर्म भरने के लिए चले गए। देखिए इसमें वही कह रहा है कि विभिन्न विभागों के संगत पदों के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के संबंध में बाद में मुख्य परीक्षाओं का आयोजन विज्ञापन हेतु जारी किया जाता है, उसके अनुसार विभागों में भर्ती दी जाती है। ये केवल प्रारंभिक परीक्षा है और इसके देखिए प्रारंभिक परीक्षा के धनात्मक स्कोर की मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करने वाले अभ्यर्थियों को ही विज्ञापन के अनुसार की जाने वाली मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त किया जाएगा। जब इसके मान लीजिए कोई भर्ती निकलती है किसी भी विभाग की, तो जो इसमें अंक पाए रहेंगे उसी को शॉर्टलिस्ट करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए उनको कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, वही लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आयु सीमा फिर से एक बार 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो। आपकी उम्र 18 से कम ना हो और 40 से अधिक ना हो। ये देखिए छूट का प्रावधान दिया गया है इसमें। भूतपूर्व सैनिकों, देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग एससी एसटी ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई है। जैसे कि सरकार द्वारा किया गया है 3 वर्ष और 5 वर्ष जो किया गया है उसके अनुसार होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट होगी। कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी। ये 1 जुलाई 2025 को इस शर्त पर अमान्य होगी कि संपूर्ण सेवा में उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणाम स्वरूप शेष आयु 3 वर्ष से अधिक ना हो। ये विज्ञापन के अंतर्गत है। दिव्यांग जनों को उनके शासनादेश के अनुसार अधिकतम 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। ये इसमें साफ किया गया है। फिर देखिए एक और कह रहा है कि राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को, जो कर्मचारी हैं जो पहले से ही किसी न किसी विभाग में राज्य सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष, देखिए भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष, कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष, दिव्यांग को 15 वर्ष और जो कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद जब आप फॉर्म अपना भर लेंगे, उसको सबमिट कर लेंगे, रिजर्वेशन का देखिए इसमें पूरा वही है। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के रिजर्वेशन की बात की जाएगी। उसके लिए आप जब विज्ञापन मुख्य परीक्षा के लिए आएगा तब आप ध्यान दीजिएगा। अभी आप देखिए परीक्षा में पूछा क्या क्या जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम बाद में दिया जाएगा, अभी परीक्षा की डेट नहीं घोषित हुई है। देखिए लिखा है पेट 2025 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में यथा समय आयोग की आधिकारिक वेबसाइट up.sc.gov.in पर आपको अलग से सूचित किया जाएगा। आइए देखते हैं कि इसकी अवधि कितनी होगी। जो आप सर्टिफिकेट पाएंगे इसकी परीक्षा में पास होने के बाद उसकी अवधि कितनी होगी। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। अर्थात अगर मान लीजिए जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाता है तो जिस दिन ये अपलोड किया जाता है, मान लीजिए 15 जुलाई को अपलोड किया जाता है, तो ये 15 जुलाई 2028 तक इसकी वैलिडिटी होगी, इसकी वैधता तब तक होगी 3 साल के लिए। अब देखिए महत्वपूर्ण आदेश क्या है। आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। अभ्यर्थी के अर्हत या अनर्हत होने का अंतिम निर्णय आयोग करेगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। आधार या और कोई भी डॉक्यूमेंट जन्म तिथि के लिए मान्य नहीं होगा। जो मान्य होगा वह केवल हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा का सर्टिफिकेट होगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता में पुष्टि अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा आपको। इसके अलावा आपको सूचना बाद में दी जाएगी कि आपका सेंटर कहां पड़ेगा, आपकी परीक्षा कब होगी। जिस सेंटर को आपके लिए अलॉट किया जाएगा वहीं आपको परीक्षा देनी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क करने आधार, उम्र के कम ज्यादा होने या उस समय तक अगर आप शैक्षिक अर्हता नहीं प्राप्त किए हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
किसी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है उनको डिबार कर दिया जाएगा। और डिबार करने की एक और बात होती है कि कुछ परीक्षाओं के लिए उसको रोक दिया जाता है, वो परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएगा। ये सब बातें दी होती हैं। आइए हम सीधा चलते हैं इसकी परीक्षा के सेगमेंट पर कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें भारतीय इतिहास से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें शामिल है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर स्वामी की जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश सम्राट अशोक, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के अंतर्गत स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका पर प्रश्न आएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1945 से क्वेश्चन आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल से अगर हम बात करें तो भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां, घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, सुक्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत में विशेषकर भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज जो है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 के बीच में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 1991 के बाद उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसकी बात हो रही है। 2014 के पश्चात, अर्थात सरकार वर्तमान में चल रही है, 2014 से चल रही है, टर्म तो बीते लेकिन इससे तीसरा कार्यकाल से सरकार का चल रहा है, उसके बारे में बात होगी। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी पर बात होगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्यों के संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं पर। सामान्य ज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, प्राथमिक विज्ञान में चर्चा होगी। प्रारंभिक अंकगणित के अंतर्गत पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, मतलब 8वीं तक की गणित इसमें पूछी जाएगी। 8वीं तक की गणित के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। हिंदी में आप देखिए संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं। अंग्रेजी के अंतर्गत अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। तर्क एवं तर्कशक्ति के आधार पर बृहत लघु रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण, प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन के आधार पर निर्णय लेने की बात होगी। समयायिकी के अंतर्गत भारत एवं वैश्विक, मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके अंतर्गत सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्राएं उनकी, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठनों के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेलों के बारे में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब देखिए अगर हम ऐसे बात करें तो देखिए इसमें भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन, प्रवाह, पर्यावरण, इससे प्रश्न आएंगे। अपठित हिंदी गद्यांश के प्रत्येक से 5 प्रश्न आएंगे। ग्राफ की व्याख्या करनी होगी, उसके लिए ही 5 आएंगे। तालिका से भी लिए आपको 5 प्रश्न आएंगे, अर्थात कुल 15 विषयों से आपको प्रश्न हल करने हैं। आइए देखते हैं कुल 15 विषयों में कितने कितने नंबर में किससे पूछा जाएगा। इतिहास से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का, भूगोल से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा।
तर्क एवं तर्क शक्ति से भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। सामयिकी से, करंट अफेयर से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर हम आगे बात करें अपठित गद्यांश से, तो 2 गद्यांश होंगे, दोनों के लिए 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे और कुल 10 नंबर के होंगे। इसी अकॉर्डिंग आपको ग्राफ की व्याख्या के लिए भी 2 ग्राफ होंगे, दोनों के लिए 5-5 अंक होंगे, कुल 10 अंक होंगे। और ये तालिका की व्याख्या की 2 तालिकाएं होंगी, उसके लिए भी आपको ये 10 अंक दिए होंगे। अब देखिए आगे इसमें क्या दिया हुआ है। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी मतलब 10वीं या 12वीं तक के स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर होंगे या 5 उत्तर होंगे, आपको सही विकल्प भरना होगा। और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की 0.25 की माइनस मार्किंग है, वो अंक की आपकी कटौती की जाएगी। इस तरीके से पूरा विज्ञापन आज जारी हुआ है। आपसे उम्मीद है कि आप इसमें फॉर्म भरिए और अपने सपनों को साकार करने हेतु उस परीक्षा में शामिल होइए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में समूह ग की परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा होती है। उसके बाद जो विभाग अपनी भर्ती निकालेगा, सीधे मुख्य परीक्षा निकालेगा और इसके अंकों के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उन्हीं को उसमें फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। आइए देखते हैं कुल कितने नंबर का बन रहा है। तो 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, कुल 100 नंबरों का बन रहा है। आपको इन 100 नंबरों की तैयारी के लिए कुल 15 विषयों का 1 से 9 तक विषय है, उसके बाद ये पूरे और भी हैं, इनका आपको अध्ययन करना होगा। आप जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट कर दीजिए। 14 मई को जैसे ही फॉर्म भरने की शुरुआत हो, आप शुरू उसके दौर में ही इस फॉर्म को भर दीजिए, उसके जिससे आपको अधिक से अधिक समय मिले अपनी तैयारी करने का। बाद में डेट डिक्लेयर की जाएगी, जब एग्जाम होना होगा, तब जब डेट डिक्लेयर हो उस समय आपको ये ना हो कि अब डेट आ गई है पढ़ना शुरू करें। आप पहले से ही पढ़ाई करना जारी रखिए। आप जब परीक्षा की डेट आ जाए तो आप अपनी स्पीड को, पढ़ाई के तैयारी की स्पीड को बढ़ा दीजिए और एक अच्छे अंक के साथ आप पेट 2025 को क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि इसी के कारण मुख्य परीक्षा में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आप अपने लिए एक भर्ती, एक नौकरी हासिल कर सकेंगे, जिसके माध्यम से आपने सोच रखा है, सपना है कि समाज में आपकी भी इज्जत बढ़े, मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। इसी के साथ इस तैयारी को आप शुरू कर दीजिए। मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप फॉर्म भरिए और पेट 2025 की तैयारी आप शुरू कीजिए, क्योंकि यही आपके सपनों को साकार करने का एक बेहतर मौका है। आशा है आपने इस विज्ञापन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और इसके अकॉर्डिंग आप 14 मई से जब फॉर्म भरने की शुरुआत होगी, आप फॉर्म जल्द से जल्द भरेंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देकर इस परीक्षा में सफल होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।